Hello students, welcome back to Brain Brusher, your own e-learning class. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स जो हमने कुछ उसमें एडवांस ट्रांजैक्शन भी की थी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू और मोर आइटम्स, यानी कि वो ट्रांजैक्शन वो जो टू या मोर देन टू आइटम्स को अफेक्ट करती हैं। बच्चों, इन ट्रांजैक्शन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की एरर्स बिल्कुल नहीं होंगी, यानी आपकी सभी ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होंगी। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो दो या दो से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती हैं। मैं इसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शन और उसके एग्जांपल दूंगा। पहली ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। Increase in assets and increasing capital. Increase in assets and increasing capital means आपकी assets भी increase हो रही है और आपकी capital भी increase हो रही है। Asset increase and capital also increase. तो ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जहां पर आपकी एसेट्स और कैपिटल एक साथ इंक्रीज हो रही हैं? तो एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल commence business, commence business with cash or other assets. लेट एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो कैश या अदर एसेट्स को लेकर के आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, उसमें जो कैश है, कैश क्या है हमारे पास? कैश एसेट्स है। और कौन लेकर के आ रहा है? लेट एक्स। तो एक्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो एक्स अमाउंट लेकर के आ रहा है, तो एक्स कौन है? एक्स है फर्म का ओनर। तो फर्म ने जो ओनर ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पे लेट एक्स ने 1 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो एसेट 1 लाख रुपीज से इंक्रीज होगी और साइमल्टेनियसली उसकी कैपिटल भी 1 लाख रुपीज से इंक्रीज होगी। इसके फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन इन द फर्म, अगर वो और ये एक एग्जांपल है, बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा एग्जांपल है बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इनपुट इनटू बिजनेस। अगर उसने और बिजनेस में कैपिटल इनपुट किया है तो उससे क्या होगा? अगेन एसेट इंक्रीज होगी और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। थर्ड एग्जांपल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म। अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, से फर्म ने अपना 10,000 रुपीज की गुड्स को 12,000 में सेल कर दिया, 10,000 रुपीज की गुड्स को 12,000 रुपीज में सेल किया, तो यहाँ पे 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज अ रेवेन्यू एंड दैट इज इंक्रीज द कैपिटल। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वो अमाउंट आपका कैपिटल को भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज आपने 10,000 रुपीज की गुड्स को 12,000 रुपीज में सेल किया है, तो आपका वन एसेट इंक्रीज, अनदर इज एसेट ऑल्सो डिक्रीज, बट इंक्रीजिंग एसेट मोर देन द डिक्रीजिंग एसेट। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। सो इंक्रीजिंग एसेट इंक्रीजिंग इन कैपिटल, एसेट भी इंक्रीज हो रही है और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो एग्जांपल हो गया द फर्म कमेंस बिजनेस। तो जब फर्म बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसमें एसेट भी इंक्रीज होती है, कैपिटल भी इंक्रीज होती है। दूसरा एग्जांपल है एडिशनल कैपिटल इनपुट। अगर एंटरप्रेन्योर कुछ एडिशनल कैपिटल इनपुट करता है तो उसमें आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, एसेट इंक्रीज होती है। और थर्ड एग्जांपल है प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं increase in asset and increase in liabilities. Second example, increase assets and increase liabilities. मीन्स यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? आपकी एसेट भी इंक्रीज हो रही है और आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो बच्चों इसके एग्जांपल हो गए परचेज goods on credit. When you purchase goods on credit, in that case your assets increase and same time your liabilities also increase.
you purchase goods from say Y. Y is the creditor. So when you purchase the goods, goods is what? Goods is an assets. And purchase from whom? The Y. तो Y is the creditors. तो ऐसे केस में purchase goods from say Y. आपने Y से गुड्स परचेज किया, तो यहाँ पे जो Y है बच्चों, ये क्या है? ये क्रेडिटर है. Y इज द क्रेडिटर. तो ऐसे केस में आपका क्रेडिटर क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया. व्हेन यू परचेज द गुड्स, गुड्स इज व्हाट? गुड्स इज एन एसेट. गुड्स एसेट, तो आपकी एसेट भी इंक्रीज हो रही है और आपके क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं. दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ द इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज साइमल्टेनियसली. थर्ड एन एग्जांपल, increase one asset and decrease another asset. Third example, increase one asset and decrease another asset. यहाँ पे क्या है आपको? आपका एक एसेट तो इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है. मीन द सेम टाइम वन एसेट इंक्रीज एंड अदर एसेट इज डिक्रीज. इसके एग्जांपल होते हैं डिपॉजिट कैश इनटू बैंक और वाइस वर्सा. मीन्स आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो कैश क्या है? एसेट्स. बैंक क्या है? वो भी एसेट्स है. तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक डिक्रीज हो रहा है. अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, अगर आप पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं तो बैंक डिक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, और वाइस वर्सा. अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है और बैंक इंक्रीज हो रहा है. तो ये एग्जाम्पल है एक एसेट का इंक्रीज करना और दूसरा एसेट का डिक्रीज होना. और एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स. आपने गुड्स सेल किया आइदर कैश और क्रेडिट. चाहे आपने गुड्स को कैश में सेल किया हो या क्रेडिट में सेल किया हो, कैश हो या आपने क्रेडिट में सेल किया हो. अगर आपने कैश में गुड्स सेल किया तो इसमें क्या होगा? आपका कैश या बैंक अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा. तो ये एग्जांपल है वन एसेट इंक्रीज अनदर एसेट डिक्रीज. ये आपने क्रेडिट में सेल किया, तो आपने क्रेडिट में सेल किया है तो आपका गुड्स रिड्यूस हो जाएगा और आपके डेटर इंक्रीज हो जाएंगे. डेटर एसेट्स हैं. तो ये एग्जांपल हो गए. यहाँ पे कैश में अगर आपने गुड्स सेल किया है आपका, तो आपका जो गुड्स है, गुड्स रिड्यूस एंड कैश इंक्रीज, बोथ आर एसेट्स. गुड्स भी एसेट्स हैं आपकी और कैश भी एसेट्स हैं. एक एसेट बढ़ी, दूसरी एसेट रिड्यूस हुई. अगर आपने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है तो यहाँ पे क्या है? आपका गुड्स रिड्यूस एंड आपके डेटर इंक्रीज हो रहे हैं. डेटर इंक्रीज. अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ द वन एसेट इंक्रीज अनदर एसेट डिक्रीज. थर्ड एग्जांपल, decrease asset and decrease capital. Next example, sorry, fourth example, decrease assets and decrease capital. Your assets is decrease and your capital also decrease. तो वो ट्रांजेक्शन जो अफेक्ट कर रहे हैं एसेट्स और कैपिटल को एंड बोथ आर फॉल. तो इसके एग्जांपल हो गए ड्राइंग. ड्राइंग बच्चों क्या होती है? ड्राइंग द अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर ओन यूज, पर्सनल यूज, यानी प्राइवेट यूज के लिए अगर ओनर अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है आइदर कैश और गुड्स, तो दैट इज नॉट ड्राइंग. तो अगर ओनर ने अपने फर्म से अपने प्राइवेट यूज के लिए कोई गुड्स विड्रॉ की है तो ऐसे केस में आपकी एसेट भी रिड्यूस हो जाएगी और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी. या अगर उसने कैश विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसे केस में जो प्राइवेट यूज ओनर करता है फर्म से, तो उस केसेस में एसेट भी रिड्यूस हो जाएगी और कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट इज नोन एज ड्राइंग. दूसरा एग्जांपल हो सकता है लॉस
सफर बाय फर्म। अगर ड्राइंग ले रहे हैं तो एसेट रिड्यूस होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी। लॉस सफर बाय फर्म, अगर फर्म ने लॉस सफर किया है, से सोल्ड गुड्स कॉस्ट रुपीज 10,000 फॉर रुपीज 8,000, तो यहां पर जो फर्म ने गुड सेल किया है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, लेकिन उसको सेल कितने में किया, 8,000 रुपीज में, यानी कि आपने 10,000 रुपीज की गुड्स को 8,000 में सेल किया है, तो ये लॉस हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, लॉस आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है, और आपने 10,000 रुपीज की गुड्स को 8,000 में सेल किया तो डेफिनेटली ये आपकी एसेट को भी रिड्यूस करेगा। तो ये एग्जांपल हो गए आपके एसेट रिड्यूस एंड कैपिटल आल्सो रिड्यूस। So this is the example where the decrease in assets and decrease in capital, right? Next example. Decrease assets, decrease liability, increase capital। बच्चों इस एग्जांपल में हमारे जो ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं वो तीन ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, वन इज एसेट, अनदर इज लायबिलिटीज एंड थर्ड इज कैपिटल। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 ट्रांजेक्शन अफेक्टेड हो रहे हैं, एक एसेट, दूसरी लायबिलिटीज और तीसरा कैपिटल। योर एसेट डिक्रीज, योर लायबिलिटीज आल्सो डिक्रीज एंड योर कैपिटल इज इंक्रीज। तो इसके एग्जांपल हो गए paid to creditors and received discount or rebate। when you pay to creditors, in that case your asset is decreased because आप जब क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो आप उस केस में आपका कैश या बैंक अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। कैश और बैंक जो है वो आपकी एसेट्स होती हैं, तो ऐसे केस में जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो योर एसेट्स इज फॉल। पेड कैश, तो पेड कैश, तो कैश क्या है बच्चों, एसेट्स है, और जब आप पे कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आपके एसेट को रिड्यूस करेगा। पे टू होम, पे टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिट को पेमेंट किया, तो क्रेडिटर आप अपना जो मनी है वो रिसीव कर रहा है, तो आपकी जो लायबिलिटीज है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, बिकॉज यू पेड योर ऑब्लिगेशन। तो क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटीज है, तो ये भी रिड्यूस हो गई। बट क्वेश्चन है कि आपकी कैपिटल इंक्रीज कैसे हो रही है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपको। से आपने जो पेमेंट करना था वो था लेट 10,000 रुपीज का। अब क्रेडिटर कहता है कि भाई ठीक है, आपको 10,000 के बिहाफ पर आप मुझे 9,500 रुपीज का पेमेंट कर दो, फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन। आपकी लायबिलिटीज कितने रुपीज की है, 10,000 रुपीज की, लेकिन फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन आपका कितने में हो रहा है, 9,500 रुपीज का। तो ऐसे केसेस में आपकी जो लायबिलिटीज रिड्यूस होगी वो पूरा 10,000 से होगी। मीन्स आपका जो कैश विड्रॉ हुआ कितना, अगेंस्ट 10,000 रुपीज, हाउ मच यू पेड, 9,500 रुपीज। ये है, आपको पेमेंट कितना करना है, 10,000 रुपीज, लेकिन आप 10,000 के बिहाफ पे पेमेंट कितना कर रहे हैं, 9,500 रुपीज। तो आपकी एसेट्स रिड्यूस हुई, कैश 9,500 रुपीज। ओके, आपको क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना था, 10,000 रुपीज का, आपको पेमेंट करना था क्रेडिटर को 10,000 रुपीज का, लेकिन 10,000 के बिहाफ पर आप पेमेंट कितना कर रहे हैं उसको, 9,500 रुपीज का। ये फुल एंड फाइनल सेटिस्फेक्शन हो गया, मींस अब नो मोर अमाउंट पेड रिक्वायर्ड टू पे द क्रेडिटर्स। तो ऐसे केस में जो आपका डिफरेंस है 500 रुपीज का, ये क्या है, आपका गेन है। ये 500 रुपीज का क्या है, गेन है। गेन कहा जाएगा आपका कैपिटल में, कैपिटल इंक्रीज with rupees 500 rupees। So this is an example of the one assets increase, one liabilities decrease, but capital is increase। तो ऐसे केस में अगर कोई भी अमाउंट आप पेमेंट करते हैं आपके क्रेडिटर्स को और उसके बिहाफ में आपको कुछ डिस्काउंट या रिबेट मिलते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द 3 ट्रांजेक्शन अफेक्टेड, more than 2 transaction affected, one is assets,
another liabilities, and third one is capital. So in this class हमने लर्न किया है कि हमने आज यहाँ सीखा कि हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को कैसे अफेक्ट, हाउ द ट्रांजेक्शन आर अफेक्टेड एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज टू और मोर देन टू ट्रांजेक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों कि अकाउंटिंग इक्वेशन का इक्वेशन मतलब क्या था, इक्वेट करना। किसको इक्वेट करना? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटीज और जो अदर होती हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या ये कह सकते हैं कि ये ओनर इक्विटी है और ये आउटसाइडर इक्विटी है। ओनर इक्विटी प्लस आउटसाइडर इक्विटी इक्वल टू व्हाट? टोटल एसेट और टोटल वर्थ ऑफ द फर्म। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, और एसेट माइनस लायबिलिटीज equal to capital. In the all the form, the accounting equation remain equate. मीन्स ये मैथमेटिकली हम इक्वेट कर रहे हैं एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज को, और ये सभी केसेस में इक्वल रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज अगर आप इसमें नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स को भी जरूर दीजिए, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट है तो उसको मैं आपको जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।